हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास के अंदर एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको एक फिगर दिया गया है, एक आकृति दी गई है। इसमें दिया गया है आकृति में एल एम समांतर है सी बी के। जो एल एम ये समांतर है सी बी के और एल एम समांतर है मतलब पैरेलल है सी डी के। ये दोनों आपस में समांतर मतलब पैरेलल है। ठीक है, अब आपको सिद्ध करना है कि ए एम अपॉन ए बी। ठीक है, ए एम का मतलब है ये आधी भुजा इस त्रिभुज की, अपॉन ए बी का अर्थ है ये पूरी भुजा। ये ए से लेके बी तक की भुजा बराबर है ए एम ये आधी भुजा अपॉन ए डी मतलब ये पूरी भुजा। ठीक है, ये आपको इसमें सिद्ध करना है। देख कैसे सिद्ध करेंगे, तो आप फिगर को अगर ध्यान से देखेंगे, इसमें दो त्रिभुज मतलब दो ट्राइंगल आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करते सिद्ध करते हैं। देखिए प्रश्नानुसार त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज एबीसी ले रहे हैं हम। जैसा कि आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर वाला जो ट्रायंगल है वो लगभग इस तरीके से बन रहा है, आपके इस तरह से बन रहा है। ये यहाँ पर आप ए, यहाँ बी है और यहाँ पर सी है। मैंने इसका आधा हिस्सा लिया ऊपर वाला, जिसके अंदर ये समांतर रेखा है इस तरीके से। यहाँ दिया हुआ एम, यहाँ दिया हुआ एल। अगर आप उस ऊपर वाले भाग को ए बी और सी को ही अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो आपको इस तरह से नजर आएगा त्रिभुज, जिसमें एल एम और बी सी आपस में समांतर दे रखी है। ठीक है, देखिए प्रश्न के अनुसार त्रिभुज ए बी सी, हमने इसमें ऊपर वाला हिस्सा लिया, फिर त्रिभुज लिया हमने ए बी और सी को। इसमें दोनों भुजाएं आपस में क्या समांतर है। ठीक है, में एल एम समांतर है बी सी के या सी बी के, अतः प्रमेय के अनुसार आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के अनुसार। ठीक है, अतः आधारभूत आनुपातिकता, ठीक है, जो कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था इसके बारे में, प्रमेय अनुसार प्रमेय के अनुसार आपको मैंने बताया था, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर पर रेखा खींची जाती है तो वह दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में मतलब समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका अर्थ यह हुआ कि इन दोनों खंडों का अनुपात और इन दोनों खंडों का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे एल एम समांतर है सी बी के। ठीक है, इसलिए इन दोनों भुजाओं के खंडों का अनुपात क्या होगा, एक समान होगा। प्रमेय के अनुसार हम कह सकते हैं कि ए एम या ए एल कह लीजिए, ए एल अपॉन एल सी बराबर होगा ए एम अपॉन एम बी। यहां तक कोई दिक्कत है? ये आगे पास फर्स्ट समीकरण बन गया। पहला समीकरण हमारे इस तरह से हो गया। अब लिखेंगे इसी प्रकार अब हम नीचे वाले ट्रायंगल को लेंगे, नीचे वाले त्रिभुज इसको लेंगे, इसको हम साफ कर देते हैं। अगर आप देखेंगे तो नीचे वाला जो त्रिभुज है आपका वो लगभग इस तरह से बन रहा है। यहाँ पे ए दिया हुआ है, यहाँ सी दिया हुआ है और लगभग इस तरह से बन रहा है, ये इस तरीके से। ठीक है, ए सी और यहाँ डी। ठीक, यहाँ आपको दे रखा एल और यहाँ दे रखा एल। ठीक है, ये एल है और ये एल है, और इसमें भी एल एन समांतर है सी डी के। इसमें भी आपको दिया हुआ एल एन और सी डी आपस में पैरेलल है, समांतर है। लेकिन इसी प्रकार त्रिभुज ए सी डी में इस त्रिभुज को ले रहे हैं हम, नीचे वाले त्रिभुज को ले रहे हैं ए सी डी। ठीक है,
ये आपको शायद कंफ्यूजन हो, इसलिए मैं अलग से इसका एक पार्ट बना के समझा रहा हूँ मैं आपको, ये आपको समझ में आसानी हो जाए। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में भी दोनों समांतर है, इसलिए इन दोनों खंडों का अनुपात और इन दोनों खंडों का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, इसमें लिखेंगे एल एन, पहले समांतर लेते हैं, एल एन समांतर है सी बी के। ठीक है, अतः मैं कर लेता हूँ, अतः प्रमेय अनुसार, प्रमेय के अनुसार, कौन से प्रमेय, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के अनुसार, इसमें भी क्या हो जाएगा, ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी, एन डी। यह आपके सेकेंड इक्वेशन इस तरह से तैयार है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ आ गया? हमने पहले ऊपर वाले त्रिभुज को लिया, फिर हमने नीचे वाले त्रिभुज को ले लिया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों समीकरणों के अंदर एक जो बीच वाली भुजा की जो खंड है वो दोनों में कॉमन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी ए एल अपॉन एल सी आ रहा है जो कि बीच वाली भुजा के खंड है, और यहाँ भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए एल अपॉन एल सी इसमें भी आ रहा है। यहाँ भी ए एल अपॉन एल सी है, यहाँ भी ए एल अपॉन एल सी आपको प्राप्त हो रहा। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व टू सेकंड से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, यहाँ पे ए एल अपॉन एल सी किसके बराबर है, ए एम अपॉन एम डी के, जबकि यहाँ पे ए एन अपॉन एन डी के बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों मान भी आपस में चल जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, या आप ऐसे समझ लीजिए यहाँ पे जो ए एल अपॉन एल सी का जो मान है, ये मान हम समीकरण नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, या इस मान को आप इसमें पुट कर दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो लिखेंगे ए एम अपॉन एम बी बराबर होगा ए एन अपॉन एन डी। यहाँ तो कोई दिक्कत है आपको? समीकरण फर्स्ट व सेकंड मतलब 1 और 2 से हमने ए एल अपॉन एल सी के मान बराबर रख दिए। ठीक है, दोनों मानों को हमने बराबर के रूप में रख दिया। ठीक है, यहाँ भी ए एल अपॉन एल सी का मान है और यहाँ भी ए एल अपॉन एल सी का मान है, तो दोनों को हमने बराबर में रख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है, समझ में आ गया? साफ कर दें? ठीक है, अब देखिए आगे। अब देखिए आपको जो चीज सिद्ध करनी थी, तो आपको सिद्ध क्या करना था, ये सिद्ध करना था आपको, है ना? अब देखिए इसमें ए एम अपॉन ए बी लेके आपको आना है। ठीक है, ए एम के अपॉन क्या लाना, पूरी भुजा लेके आनी है, ए बी भुजा, जबकि ए एम के नीचे वहां पे क्या आना चाहिए, ए डी आ रहा, जबकि हमारे पास जो अभी तक आ रहा है उसमें ए एम के बट्टे में इसके नीचे अपॉन एम बी प्राप्त हो रहा, जबकि हमको एम बी भुजा नहीं चाहिए, हमें पूरी भुजा चाहिए ए बी। ठीक है, इसी प्रकार ए एन के नीचे आपको एन डी प्राप्त हो रहा। ठीक है, जबकि आप क्या चाहिए, पूरी भुजा चाहिए, ए से लेके डी तक की भुजा चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर जो आपको सिद्ध करना था, जो आपको प्रूव करना था, उसके अंदर ए एम और ए एन तो आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, समझ गए, ये तो आपको प्राप्त हो गया। अब आपको एन डी के स्थान पर पूरी भुजा करनी है और एन डी के स्थान पर भी आपको पूरी भुजा करनी है। समझ गए, तो हम क्या करेंगे, जो मान आपको प्राप्त हो गया उसको हम नीचे डिनोमिनेटर के रूप में ले लेंगे और जिनको आपको चेंज करना है, ठीक है, उसको हम न्यूमरेटर बना देते हैं, मतलब दोनों का व्युत्क्रम लेने पर, यानी दोनों पक्षों का अगर दोनों पक्ष में पलट दे तो फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों पक्षों का
व्युत्क्रम लेने पर, अब डायरेक्टली भी कर सकते हैं इसको, दोनों पक्षों को आपको चेंज करना है, ठीक है। क्योंकि जो मान आपको प्राप्त हो गया उसको तो हम हर के रूप में कर देंगे, और जिनको आपको पूरी भुजा के रूप में चेंज करना है उसको हम ऊपर कर देंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं वे कुछ समय बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम दोनों पक्षों को पलट रहे हैं, ठीक है। इसको भी हम पलट देंगे, मतलब हर को अंश और अंश को हर बना देंगे, और इसको भी हम हर को अंश और अंश को हर बना देंगे, ठीक है। यानी दोनों पक्षों का व्युत्क्रम लेने पर यहाँ हो जाएगा एम बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू एन बी अपॉन ए एम, ठीक है। अब देखिए, अब आपको दोनों पक्षों में 1 ऐड करना होगा, क्योंकि ये समीकरण है, समीकरण के रूप में तो हम दोनों पक्षों में किसी भी संख्या को जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, दोनों पक्षों में हम कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन दोनों पक्षों में, दोनों साइड में 1 एक जोड़ने पर 1 को हम ऐड कर देंगे ताकि पूरी भुजा आपको प्राप्त हो जाए, ठीक है। अभी आपको आधी भुजा प्राप्त हो रही है, 1 है, 1 एक जोड़ने पर, ठीक है। अब देखिए इधर भी +1 करेंगे और इधर भी हम +1 करेंगे। मैं लिखा यहाँ पे एम बी अपॉन ए एम +1, 1 के ऊपर हम 1 मान सकते हैं, बराबर जैसे ही यहाँ पे एन बी अपॉन ए एन +1, ठीक है। इसके नीचे भी हम 1 मान लेते हैं। अब इधर भी हम एलसीएम लेंगे, इधर भी हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए एम और 1 इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो आपको प्राप्त होगा ए एम, ठीक है। इसीलिए हम दोनों को चेंज किया था, क्योंकि हमें ए एम वाली जो भुजा है इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है, और जब हम एलसीएम लेंगे 1 जोड़ने के बाद ए एम का ए एम ही रह जाएगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अब ए एम का हम डिवाइड करेंगे, ए एम में तो 1 का है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे एम बी से, हम प्राप्त होगा आपको एम बी +1 का डिवाइड करेंगे ए एम में ए एम का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए एम इक्वल टू, ऐसे यहाँ भी हम एलसीएम लेंगे ए एन और यहाँ पे क्या 1 ले रखा हम मान था, तो ए एन और 1 का हम एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, अगर प्राप्त होगा ए एन, और ए एन का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो पूरा आपको कट जाएगा, क्या बचेगा 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एन बी +1 का डिवाइड में करेंगे ए एन प्राप्त होगा, ए एन का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या होगा ए एन, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ में आ गया? साफ कर दें इधर से। अब देखिए एम बी और ए एम, ठीक है, ये एम बी और ए एम इन दोनों खंडों को मिलाने पर कौन सी भुजा प्राप्त होगी? हम कहेंगे ए एम बी और ए एम इन दोनों खंडों को मिलाने पर, इस खंड को और इस खंड को दोनों को मिलाने पर आपको ए बी भुजा प्राप्त हो जाएगी। तो हम इसकी स्थान कर सकते हैं ए बी, ठीक है। क्या कर देंगे यहाँ पे ए बी अपॉन ए एम एजेटी जैसे कैसे अपॉन ए एम इक्वल टू, ठीक है। अब ऐसे ही एन डी एन से लेकर डी तक का जो खंड वो +ए एन ये ऊपर वाला खंड है, इन दोनों खंडों को अगर आपस में ऐड कर दिया जाए, मिला दिया जाए तो आपको कौन सी भुजा प्राप्त हो जाएगी? ए से लेके डी तक की भुजा प्राप्त हो जाएगी। हम यहाँ लिखेंगे ए डी, ठीक है, अपॉन ए एन, ठीक है, ए एन। कोई दिक्कत है? ठीक है। अब देखिए, अब वापस इन दोनों को हम व्युत्क्रम लेकर के आपस में चेंज कर दे वापस से, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में किया, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम किया था, वैसे ही इन दोनों पक्षों को हम वापस से पलट दें तो आपको जो चीज सिद्ध करने के लिए कहा गया था वो चीज में ज्ञात हो जाएगी।
ठीक है, लिखेंगे या ए एम को हम ऊपर कर लेते हैं, ये जो हर के रूप में है इसको हम अंश के रूप में कर देंगे, और जो अंश था उसको हम हर के रूप में कर देते हैं। ए एम अपॉन ए बी इजकल टू, ऐसे यहाँ पर भी ए एन अपॉन ए डी। ठीक है, समझ आ गया? यही आपको सिद्ध करना था, हैंस प्रूफ। यही आपको सिद्ध करना था। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो मैं समझता हूँ शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी आपको एक फिगर दिया गया है आकृति में DE। ठीक है, ये जो DE भुजा है ये समांतर मतलब पैरेलल है AC भुजा की। ये DE किसके समांतर है? AC भुजा का है। AC भुजा के समांतर जो कि ABC के अंदर दिया गया है। मतलब पूरा जो त्रिभुज बना हुआ आपके ABC बड़ा वाला, उसके अंदर AC भुजा के समांतर तो DE है तथा DF। ठीक है, DF कौन सी भुजा है? ये भुजा छोटी भुजा है जो DF है वो समांतर है AE के। ठीक है, ये DF AE के समांतर है, मतलब इसके पैरेलल है। तो अब आपको सिद्ध करना है कि BF अपॉन FE बराबर होगा BE अपॉन EC। ठीक है, आपको ये चीज सिद्ध करनी है। अब देखिए इसे कैसे सिद्ध करेंगे हम। प्रश्नानुसार पहले हम लेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में आप कहेंगे साहब ABC त्रिभुज आपने क्यों लिया? ये आपको जो AC भुजा दे रखी है वो ABC त्रिभुज के अंदर ट्रायंगल की एक भुजा, इसकी एक साइड है, इसलिए हमने ABC त्रिभुज लिया। अब इसके अंदर आपको ज्ञात है कि DE समांतर है AC के। ठीक है, इसमें लिखेंगे DE समांतर है मतलब पैरेलल है AC भुजा के। अब देखिए इसको मैं अलग से बना लेता हूँ फिगर को ताकि समझ में आसानी रहेगी आपको। ये मान लीजिए ऐसे है, ये त्रिभुज आपको जो त्रिभुज लेना वो बता रहा है। इसके अंदर यहाँ पर मान लीजिए A है, यहाँ पे B है, यहाँ पर C है, और यहाँ पर ये D है और यहाँ पर ये E है। आपको इस भुजा को नहीं देखना, इस भुजा को भी आपको नहीं देखना। ठीक है, आपको केवल ये देखना है एक DE भुजा और एक AC। ठीक है, इस त्रिभुज के अंदर AC और DE आपस में समांतर है, क्योंकि आपको दिया हुआ है कि DE समांतर है AC के। अब आप ध्यान से देखेंगे इन दोनों भुजाओं के खंडों का जो अनुपात है वो क्या होगा? इक्वल होगा, एक समान प्राप्त होगा। मतलब इन दोनों खंडों का अनुपात और इन दोनों खंडों का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा प्रमेय के अनुसार। ठीक है, अतः आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय अनुसार, आनुपातिकता प्रमेय अनुसार प्रमेय से हम कह सकते हैं BD अपॉन DA बराबर होगा BE अपॉन EC। BE अपॉन EC ये आपको यही बताया था प्रमेय के अंदर। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर को रेखा खींच दी जाए तो वह रेखा दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। इसलिए हमने दिया आधारभूत प्रमेय के अनुसार इस दोनों भुजा समांतर है, इसलिए इनके खंडों का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। ये इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक हो गया। अब देखिए आगे साफ रहते हैं। अब देखिए, अब आपको आगे दिया हुआ DF समांतर है AE के। ठीक है, ये जो DF है ये AE के समांतर है। मतलब DF एक रेखा है
जो ए बी ई जो त्रिभुज है उसकी एक भुजा के समांतर है। ठीक है? अब हम देखिए ट्रायंगल लेंगे इस तरह से, यहाँ आपके पास दिया हुआ ए, ये दिया हुआ बी, यहाँ दिया हुआ ई, ठीक है, और बीच में आप ये रखिए यहाँ पे डी और यहाँ दिया एफ। यहाँ पर ये भुजा इसके समांतर है। अब देखिए तो ए बी ई, ठीक है। अब आपको ये वाला हिस्सा नहीं देखना, ठीक है, आपको ए बी ई लेना है क्योंकि आपको ए ई के समांतर दे रखी है डी एफ। तो ए ई इसी त्रिभुज की भुजा हो सकती है इसके अंदर, तो ए बी ई त्रिभुज की तो हो गई भुजा, जबकि डी एफ क्या है, एक ऐसी रेखा है जो इस भुजा के समांतर है और शेष दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, इसलिए हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे इसी प्रकार त्रिभुज ए बी ई में ए बी ई में, ठीक है, इसमें आपको डी एफ समांतर है ए ई के। आप देख भी सकते हैं इसमें डी एफ समांतर है ए ई के। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ए बी ई है और इसमें ये सिंगल लाइन वाली जो रेखा है वो इस भुजा ए ई के समांतर है। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे हम डी एफ समांतर है ए ई के, अतः प्रमेय अनुसार देख लेते हैं, अतः प्रमेय अनुसार कौन सी प्रमेय, वही आधारभूत आनुपातिकता वाली, ठीक है, प्रमेय के अनुसार प्रमेय अनुसार क्या हो जाएगा, इसमें भी इन दोनों खंडों का अनुपात और इन दोनों खंडों का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो इसमें भी लिखेंगे बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए बराबर होगा बी एफ अपॉन एफ ई, चाहे तो आप उसमें भी समझ सकते हैं, लेकिन आपको समझने के लिए हमने इसका एक छोटा रूप बनाया। ठीक, समझ आ गया, कोई दिक्कत है? ये आपको गया इक्वेशन नंबर 7। कोई दिक्कत है? साफ कर देते हैं। अब देखिए आप समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों का ध्यान से देखेंगे, इसमें भी बी डी अपॉन डी ए आपको प्राप्त हो रहा, ये अनुपात इसमें भी आ रहा है और इसमें भी बी डी अपॉन डी ए वाला अनुपात आपको प्राप्त हो रहा है। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से बी डी अपॉन डी ए के मान बराबर रखने पर, यानी समीकरण 1 व 2 से इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से बी डी अपॉन डी ए के जो वैल्यू है उसको हम बराबर रख देंगे। तो यहाँ पे क्या माना, बी ई अपॉन ई सी है, यहाँ पे बी एफ अपॉन एफ ई। आप किसी को लिख दीजिए, पहले लिखेंगे बी एफ अपॉन एफ ई बराबर, इसमें क्या है, बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी। अब आप ध्यान देंगे तो आपको यही सिद्ध करना था, तो हमारे ये इतनी सिद्धम ये हैंड्स प्रूफ, ये आपको सिद्ध करना था। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत है? ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। मैं समझता हूँ शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।